हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि अपने परिवार के संग मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही उम्दा मूवी मौसम। मौसम मूवी की कहानी ने हमको बहुत इमोशनल भी किया और कुछ यह समाज को संदेश देने वाली फिल्म है। फिल्में समाज को संदेश देती हैं, कितना संदेश देती हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसमें से कितना हासिल करते हैं। यह फिल्म बनी है एक आदमी के ऊपर जो अपनी जिम्मेदारी को भूल जाता है और उस भूल का नतीजा एक लड़की को भुगतना पड़ता है और एक लड़की की माँ को भुगतना पड़ता है और यहाँ तक भुगतना पड़ता है कि वह लड़की आगे चलकर वेश्या बनने पर मजबूर हो जाती है। कोई औरत जब वेश्या बनती है तो उसके पीछे किसका हाथ होता है, किसका कितना योगदान होता है उसमें। इसी कहानी को, इसी विषय को लेकर यह फिल्म बनाई गई थी मौसम 1975 में। और संजीव कुमार इसमें मुख्य भूमिका में हैं। संजीव कुमार डॉक्टर अमरनाथ गिल की भूमिका निभा रहे हैं और शर्मिला टैगोर का डबल रोल है। पहले रोल में वह चंदा बनी है, डॉक्टर अमरनाथ गिल की प्रेमिका, और दूसरी रोल में वह कजली बनी है जो एक वेश्या का रोल निभा रही है और वह चंदा की बेटी है, यानी कि डबल रोल है इनका, शर्मिला टैगोर का। ओम शिवपुरी हैं जो वैद्य हरिहर थापा का किरदार निभाया था इन्होंने। और सीन है दार्जिलिंग का, कहानी है कलकत्ता से लेकर दार्जिलिंग तक की। इसी दूरी के मध्य में इस फिल्म का विषय तैयार किया गया है। और अब आते हैं मुख्य कहानी पर कि इसकी कहानी क्या है जो समाज को एक अच्छा खासा संदेश देकर जाती है। तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। देखिए दोस्तों, संजीव कुमार डॉक्टर अमरनाथ गिल जो बहुत बड़े सर्जन हैं, उम्रदराज आदमी हैं, लगभग 50-55 के का उनका उम्र है और एक मझे हुए डॉक्टर हैं। वे दवाइयों का इजाद भी करते हैं, फार्मूला भी तैयार करते हैं और उनके फार्मूले पर दवाइयाँ बनती हैं। और वे छुट्टियाँ लेकर दार्जिलिंग घूमने के लिए जाते हैं और कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। छुट्टियों में दार्जिलिंग घूमने जाते हैं तो उनको यह जगह कुछ जाना पहचाना सा लगता है और पहुंच जाते हैं एक चाय की दुकान पर और उत्सुकता बस चाय वाले से पूछते हैं कि भाई साहब, यहाँ पर कोई वैद्य जी रहते थे क्या। तो चाय वाले को तो नहीं मालूम है, लेकिन बगल वाला आदमी जो चाय पी रहा है वह बताता है, कहीं आप हरिहर थापा की बात तो नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहब यानी कि संजीव कुमार बोलते हैं, हाँ हाँ वही हरिहर थापा। तो अरे साहब, उनको तो मरे हुए बहुत दिन हो गया, बेटी के चलते उन्होंने ऐसा खाट पकड़ा कि फिर खाट से कभी उठे नहीं। अभी उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है, पूछते हैं क्यों, क्या हुआ था। तो वह बोलता है कि क्या बताएं साहब, एक बेटी थी उनकी चंदा,
और वह एक डॉक्टर का इंतज़ार करते करते और पागल हो गई। और उसी वियोग में, उसी चिंता के मारे उनके पिताजी भी, चंदा के पिताजी का भी परलोकवास हो गया। अब इनका दिमाग सन्न रह जाता है और बहुत कुछ याद आ जाता है। वे चले जाते हैं लगभग 25 साल पहले, जब वे परीक्षा की तैयारी करने के लिए, अपने डॉक्टरी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दार्जिलिंग गए थे। और तब उनकी मुलाकात इसी परिवार से हुई थी। हरिहर थापा जो वैद्य थे, उसी परिवार से हुई थी। उस परिवार में उनकी एक बेटी थी और वो थे बस। अब डॉक्टर साहब यहीं रहने लगते हैं, इसी परिवार के बीच में खाना पीना सब चलता रहता है। और फिर वैद्य जी की बेटी शर्मिला टैगोर यानी कि चंदा से उनका प्रेम हो जाता है। और तब अपनी परीक्षा देने के लिए वे कलकत्ता लौट आते हैं और उसे विश्वास दिला कर आते हैं, हरिहर थापा को, वैद्य जी को, कि मैं परीक्षा खत्म होते ही आऊँगा और चंदा को शादी करके ले जाऊँगा। लेकिन वे कभी नहीं आए, क्योंकि सर्जरी करते समय एक आदमी की मौत हो गई और पुलिस केस हुआ। उस केस में उनको 2 साल की सज़ा हो गई और फिर उन्होंने चंदा को मुंह दिखाना उचित नहीं समझा। अब डॉक्टर साहब मन में सोचते हैं कि हमको, उनकी यादें अब ताज़ा हो गई हैं, लेकिन अब वे सोचते हैं कि क्यों ना चंदा से मुलाकात किया जाए। तो वे मालूम करते हैं। मालूम करने पर पता चलता है कि चंदा ने बहुत दिन तक करघा फैक्ट्री में काम किया था। सूत, जो कपड़े तैयार किए जाते हैं सूत काट करके, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर भी चंदा उनको नहीं मिलती। फिर वे नीली कोठी आते हैं, नीली घाटी आते हैं। वहाँ भी चंदा का कुछ अता पता नहीं है। फिर लोग बताते हैं और वे धौलपुर जाते हैं। धौलपुर जाने पर उनको पता चलता है कि यहाँ पर चंदा रुकी थी। एक वैद्य जी वहाँ रहते थे, उनके पास चंदा रहती थी और बहुत कुछ दिन वहाँ रही। लेकिन जाकर वहाँ से उसने शादी कर लिया और उसका पति भी का भी देहांत हो गया और उसकी एक बच्ची भी थी। अब बच्ची को के साथ चंदा कहाँ गई कुछ पता नहीं। 2 औरतें बताती है उनको यह सारी कहानी। और फिर वहाँ से मन महसूस कर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बच जाता है उनको चंदा को खोजने का। और मन महसूस कर वे गाड़ी चला रहे होते हैं और इसी तनाव के चलते उनके सिर में दर्द होता है और वे पहुंच जाते हैं एक दुकान पर और दवा लेते हैं। दवा लेते हुए ही उनको कुछ दिखाई देता है। एक लड़की बहुत जोर जोर से एक युवक को गाली देती हुई जीने से उतर रही है और उसको भगा रही है और गंदी गंदी गालियां दे करके उसको लताड़ रही है। फिर वे संजीव कुमार उस दुकान वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई, क्या मामला है? तो वह कहता है कि अरे साहब, ये तो बेस्याओं का कोठा है, यहाँ पर ऐसी बातें रोज़ सुनने को मिलती हैं। और तब जो कोठे की जो मालकिन है वह कजली कह करके उस लड़की को वापस बुलाती है और वह लड़की बीड़ी पीती हुई अपने मालकिन के पास चली जाती है और कजली का नाम सुनकर
संजीव कुमार के माथे पर पसीने आ जाते हैं, क्योंकि जिन औरतों ने धौलपुर में बताया था उनको चंदा के बारे में, उन लोगों ने कहा था कि चंदा की एक बेटी भी है जिसका नाम कजली है। और तब संजीव कुमार बहुत संजीदा हो जाते हैं वहाँ पर, और फिर रात को शाम को आते हैं और उस कोठे वाली से मिलते हैं और कहते हैं कि हमको कजली से मिलना है। वे जान चुके हैं कि उनकी बेटी वेश्या बन चुकी है, चंदा की बेटी वेश्या बन चुकी है। वे कजली से मिलते हैं। कजली उन्हें अपना कस्टमर समझकर वेश्याओं वाला व्यवहार करती है और वे लाख समझाते हैं, यहाँ तक कि वह कजली को बेटी बेटी भी कहते हैं, लेकिन कजली इस बात का बुरा मानती है और कहती है कि जो भी करना हो, करने के लिए आए हो करो। लेकिन संजीव कुमार तो अपनी बेटी के लिए वहाँ गए हैं, कजली के लिए गए हैं, और इस तरह से वे भगा दिए जाते हैं, उसी समय भगा दिए जाते हैं। फिर दूसरे दिन संजीव कुमार अपनी बेटी कजली से मिलने के लिए जाते हैं और तब एक मोटी रकम वे कोठे की मालकिन को देते हैं और कहते हैं कि कजली को हमारे साथ बाहर जाना है और कुछ दिन के लिए जाना है, बहुत दिन के लिए जाना है। जो कोठे की मालकिन है वह मान जाती है मोटा रकम लेकर के, और कजली को संजीव कुमार के साथ जाने देती है। कजली यानी शर्मिला टैगोर संजीव कुमार के साथ जाने देती है। संजीव कुमार उसे अपने दार्जिलिंग वाले आवास पर ले जाते हैं, बहुत समझाते हैं बुझाते हैं। वह बीड़ी पीती है, इसके लिए मना करते हैं, गाली देती है, उसके लिए समझाते बुझाते हैं, और इस तरह से समझाते बुझाते कुछ समय बीत जाता है। लेकिन फिर वह कभी कभी अपना वेश्याओं वाला व्यवहार संजीव कुमार के साथ करना चाहती है, लेकिन संजीव कुमार इतने गए गुजरे इंसान नहीं साबित होते। बहुत सुदृढ़ इंसान का रोल निभाया है उन्होंने। डॉक्टर अमरनाथ गिल का जो रोल है, बहुत साहसी और विचारवान आदर्श पुरुष का रोल निभाया है उन्होंने। फिर भी वह नहीं मानती है तो गुस्से में आकर संजीव कुमार उसे भगा देते हैं और कहते हैं कि नाली का कीड़ा नाली में ही अच्छा लगता है, जाओ तुम नाली में ही रहो, तुम नाली में रहना चाहती हो तो नाली में ही रहो। इस तरह से शर्मिला टैगोर फिर वापस, यानी कि कजली वेश्या, अपने कोठे पर आ जाती है। लेकिन फिर कोठे की मालकिन को उसके ऊपर बहुत दया आती है और वह उल्टे पांव शर्मिला टैगोर को, यानी कि कजली को, संजीव कुमार के पास भेज देती है और कहती है कि बेटी तू जा उनके पास, तेरा रास्ता सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। और कजली समझ जाती है बात को और संजीव कुमार के पास वापस आ जाती है। वह भी खोज रही है अपनी माँ के उस हालत को पैदा करने वाले को, जिसकी वजह से उसकी माँ पागल हो गई थी। वह सारा कहानी संजीव कुमार को बताती है कि वह कैसे वेश्या बनी, उसका चाचा कैसे उसके साथ रेप करता था और लाकर वेश्यालय में ढकेल दिया गया, उसे बेच दिया गया। और तब संजीव कुमार कहते हैं कि बेटी अगर मैं पहले आ गया होता तो तेरी यह हालत नहीं होती। और फिर संजीव कुमार उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और लेकर अपने घर कलकत्ता के लिए
रवाना हो जाते हैं। तो दोस्तों यही थी कहानी फिल्म मौसम की। मौसम फिल्म अगर आपको मौका मिले 2 सवा 2 घंटे का तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छी फिल्म है और इसके गाने भी बहुत बढ़िया है। दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, छड़ी रे छड़ी कैसे गले में पड़ी। तीसरा गाना है रुके रुके से कदम। और अन्य गाने भी हैं जैसे मेरे इश्क में लाखों लड़के बलम जी जरा हट के। तो गाने का आनंद भी लिया जा सकता है इस फिल्म को देखकर। तो दोस्तों यह फिल्म बहुत बढ़िया साबित हुई थी और इस फिल्म पर इसके कलाकारों को पुरस्कार भी मिला था। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।